नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 के इतिहास से हम शुरू करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक अगर आप जितने भी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनकी तैयारी करेंगे एनसीईआरटी की बुक से, तो आपके लिए काफ़ी डीप नॉलेज और बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि आप आगे कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपकी बड़ी आराम से तैयारी हो जाती है। तो शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे कि आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए मैथ है, इकोनॉमिक्स है या फिर भूगोल है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको आज के प्रेजेंट के बारे में मालूम चलेगा। जैसे कि भारत का महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप या फिर एशिया महाद्वीप, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, या मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, खास करके काफ़ी पीछे से पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा आज से 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले कैसे हुआ था, यानी कि क्या हुआ था, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर का नाम इसीलिए लिखा गया है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अभी इस चैप्टर में सबसे शुरुआत में है एक लड़की है रसीदा। तो रसीदा के मन में एक सवाल आता है कि जब वो अखबार पढ़ रही थी तो अचानक ही उसकी एक निगाह पड़ती है एक अखबार की खबर पे, जिसमें लिखा हुआ होता है कि 100 साल पहले। तो उसके मन में वह ख्याल आता है कि वो सोचने लगती है कि आखिर में ये कैसे मालूम चला इन लोगों को कि 100 साल पहले ऐसा हुआ था। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे मालूम चलता है या फिर कैसे आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर आपको ये जानना है कि कल क्या हुआ था, तो आप रेडियो सुन लेंगे या फिर टीवी देख लेंगे या फिर अखबार पढ़ सकते हैं कल की डेट का। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पिछली साल क्या हुआ था, तो आप पिछली साल जो भी इंसान है जिसको पुरानी बातें याद हैं, तो उससे पूछ सकते हैं कि पिछली साल क्या क्या हुआ था। और लेकिन अगर आपको ये जानना है कि बहुत पहले क्या हुआ था, तो ये सब कैसे पता लगाया जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट या फिर अतीत या भूतकाल। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में अगर जानना चाहें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि पुराने समय में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, या फिर उस समय जो शिकारी थे या जो गांव में रहने वाले जो पशुओं को पालते थे, पशुपालक या कृषक यानी कि जो खेती बाड़ी करते थे, उस समय के जो राजा महाराजा, व्यापारी, पुरोहित या जो घर बनाने वाले शिल्पकार, कलाकार, तरह तरह के संगीतकार या फिर जो वैज्ञानिक, उनका जीवन उस समय कैसा रहा होगा, आजकल के इन्हीं व्यवसायों वाले लोगों से कितना डिफरेंट रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आप कहानियों में सुनते हैं, लेकिन एक जो विश्वसनीयता होती है वो होती है कोई उस समय का लिखा हुआ कोई ऐसा सोर्स हो, कोई स्रोत हो, जिससे कि हमें उसके बारे में मालूम चले। अक्सर हम लोग अगर देखें तो फोक सॉन्ग्स या फिर कुछ नाटक या कुछ गाना उस समय के ऐसे होते हैं जिनमें कि पुराने लोगों के बारे में जानकारी दी हुई होती हैं। तो यहाँ पर एक मानचित्र आपको मैं दिखाऊंगा, उसके अनुसार आपको कुछ चीज़ें पता करनी है। जैसे कि यहाँ पर जो मानचित्र दिया है उसमें पूछ रहे हैं ये कि नर्मदा नदी कहाँ पर है, उसका पता लगाओ। तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं। ये रहा मैप। ये मैप है भारतीय उपमहाद्वीप का मैप है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोला है, क्योंकि उस समय यहाँ पर ये एरिया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, नेपाल, ये सब एरिया को मिक्स करके ये मैप बताया गया है। तो यहाँ पूछा था कि नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से नर्मदा नदी निकलते हुए पश्चिम की तरफ जाती है और ये खंबात की खाड़ी में गुजरात के पास जाकर के मिल जाती है समुद्र से। तो आप अब बता सकते हैं ना कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। आप फिर से देख लीजिए, मैं हटा देता हूँ। पूछा था क्वेश्चन में कि नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो आपको यहाँ से ऐसे मैप के सहारे से ढूंढ सकते हैं। अभी चलते हैं ऊपर और क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कई लाख वर्ष पहले कुछ लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। तो आप इस पॉइंट को याद कर लीजिए कि नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले जो पुराने लोग थे वो एक कुशल संग्राहक थे, क्योंकि आगे जाकर के ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, तब आपको याद रखना है कि संग्राहक कौन थे, जो नर्मदा नदी के आसपास रहते थे, तट के आसपास रहते थे। वो लोग क्या संग्रह करते थे या फिर क्या स्टोरेज करते थे,
जो नदी है उसके आसपास के जो जंगल हैं वहाँ पर बहुत ही सारी ऐसी संपदा रहती थी जिससे कि लोग खाने पीने का काम चला सकते थे। जैसे कि पहले लोग खाते थे जड़ें या फल या फिर जंगल के बहुत सारे जो उत्पाद हैं, तो उनको वो स्टोरेज करके रखते थे, इसीलिए उनको कुशल संग्राहक बोला गया है। इसके अलावा भी जानवरों का शिकार भी करते थे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि नर्मदा नदी के बारे में कोई एक खास बात, तो उसके आसपास जो रहने वाले लोग थे वो कुशल संग्राहक हुआ करते थे। अभी यहाँ पर पूछा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अगर उत्तर पश्चिम की बात होती है तो मैप में आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जैसे ये मैप है तो मैप को ऐसे करके इंडिकेट करते हैं। ऊपर रहता है हमेशा नॉर्थ, नीचे रहता है साउथ, और राइट साइड में रहता है पूर्व यानी कि ईस्ट, और यहाँ रहता है पश्चिम। यहाँ बात हो रही है उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, इनके बीच में। अगर हम इस मैप की बात करें ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम कहाँ हो जाएगा, इस एरिया में, ठीक है। तो ये रही किरथर और ये रही सुलेमान पहाड़ी। अब आप समझ गए होंगे, इसको मैं निकाल देता हूँ। सुलेमान और किरथर पहाड़ी आपको मिल गई। ये कहाँ पर है, फ़िलहाल जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो उनका पता आपने लगा लिया। अभी इसके बारे में कुछ खास बातें होंगी तो उन्हें आप याद कर लीजिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और जो किरथर की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, उन लोगों ने लगभग 8000 वर्ष पहले वहाँ पर जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने गेहूं और जौ इन फसलों को पैदा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जो पालतू पशु हैं उनको पालतू बनाना शुरू किया था, और ये लोग गांव में रहते थे। तो सुलेमान और किरथर और नर्मदा के बारे में आपको मालूम चल गया। अभी यहाँ पर इन्होंने बात की है, जो हाईलाइट सेक्शन देखिए, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का था। तो सबसे पहले गारो को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो लिखा हुआ गारो पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व जैसे मैंने आपको बताया था, ये हो गया पार्ट पूर्व का और ये है उत्तर का। तो इन दोनों के जो बीच का एरिया है, ये एरिया, ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर जो गारो और खासी जो पहाड़ियाँ हैं, तो ये है गारो पहाड़ी। तो गारो पहाड़ी के बारे में क्या बोला है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य। मध्य भारत का मतलब क्या हो गया, बीचों बीच भारत में। तो मध्य भारत ये बीचों बीच में ये रहा, ये देखिए यहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, विंध्याचल जिसे बोलते हैं। तो ये कौन से क्षेत्र थे, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ और यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो अगर गेहूँ और जौ की बात आती है तो सुलेमान और किरथर की एरिया में, और अगर चावलों की बात आती है तो गारो पहाड़ी एरिया में और विंध्य पहाड़ी एरिया में सबसे पहले चावल उपजाए गए थे। और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, यानी कि जो विंध्य है इसके उत्तर में ये एरिया है, यहाँ पर यानी गंगा नदी के आसपास सबसे पहले चावल उपजाए गए थे। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिए। मैप को आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारत का मानचित्र, कौन सी नदियाँ हैं, श्रीलंका तक, साउथ की नदियाँ सभी देख ली आपने, नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। अभी मानचित्र में और भी चीज़ें देखेंगे हम। जैसे अगर हम इस मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि दक्षिण एशिया में कौन से लोग आते हैं, देश आते हैं। आजकल का जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये कुछ देश हैं जो इस मैप में दिखाए थे। और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये सभी पड़ोसी देशों को दिखाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने की वजह से इसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपका आता है कि इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं दक्षिण एशिया को, तो आप बोल सकते हैं एक तो ये पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से पूरा बटा हुआ है। दूसरा, इसमें इतने सारे कंट्री हैं, इतनी पॉपुलेशन है कि अपने आप में एक छोटा सा एक महाद्वीप है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। अगर दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो हम आजकल का जो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को मिला करके बोल सकते हैं, जो कि बॉर्डर पे दिखाएगा आपको अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार को। अभी देखिए इस मानचित्र में बोला इन्होंने सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो पहले हम देखेंगे ऊपर मैप में जाके सिंधु नदी कौन सी है, तभी सहायक नदी मिलेगी ना। तो पाकिस्तान और भारत बॉर्डर पर देखिए ये है सिंधु नदी, यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंधु नदी निकली कहाँ से है, यहाँ से निकली है, ठीक है ना, तिब्बत से। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 5 नदियाँ हैं जिसे पंजाब बोलते हैं, इस एरिया में बहती हैं, वो पंजाब एरिया है भारत पाकिस्तान का।
तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हो गई इसकी सहायक नदियाँ, और ये हो गई सिंधु नदी पूरी। सहायक नदी मतलब जो कि पूरे नदी के जाके मिल जाती हैं, उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन में, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अभी सिंधु नदी के बारे में क्या खासियत है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कौन से आरंभिक नगर हैं वो? हड़प्पा की सभ्यता जो है वो इसी एरिया में, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आपको यहाँ से डाउट हटाना है, याद रखना है कि गंगा और अगर उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो वहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई थी वो हुई थी 2500 वर्ष पूर्व, और अगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो वहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले थे। अभी इसी मैप में आपको गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो फिर से हम मैप की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदी कौन सी है ये देख लीजिए, सोन नदी का खास करके पता लगाना है। तो ये यहाँ पर है गंगा नदी। गंगा नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती हुई आई है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ हिमालय से ये पूरी गंगा नदी है, यहाँ तक जा कर के जो मिल जाती है। और ये है जो अमरकंटक से जैसे नर्मदा निकलती है पश्चिम की तरफ जाती है, सोन नदी निकलती है उत्तर की तरफ जाती है, जा कर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये रही सोन नदी, आपने देख लिया। अभी इसके बारे में कुछ खास बात है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे कि आज बिहार के नाम से जाना जाता था। तो गंगा और जो सोन नदी है, खास करके उस एरिया में जहाँ पर गंगा की सहायक नदियाँ हैं, उस एरिया को पहले बोला जाता था मगध। ये आपको मैप में दिखाता हूँ। जो ये एरिया है, खास करके ये जो एरिया है, ये पहले बोला जाता था मगध, जो कि वर्तमान में बिहार है, ठीक है। मगध का जिक्र क्यों हुआ है? क्योंकि मगध के जो शासक थे उस समय बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, और उन्होंने उस समय एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी उस समय ऐसे कुछ राज्य थे जिनकी स्थापना की गई थी। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। गंगा और उसकी सहायक नदी के आसपास मगध क्षेत्र है, और मगध क्या है, बहुत ही विशाल क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। आगे कुछ बातें और देखते हैं। अभी बात आती है कि उस समय क्या लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते थे? तो आगे इसमें देखिए, लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप की एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि उस समय क्या है, आज की तरह ट्रेन या रेलवे या फिर सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो लोग नई नई जगह ढूंढते थे, नए नए रास्ते ढूंढते थे, लेकिन फिर भी वो यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, क्योंकि वो यात्रा कर ही लेते थे। तो यात्रा करने के रीज़न क्या हुआ करते थे? कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी एक राज्य की सेना दूसरे राज्यों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाया करती थी। इसके अलावा जो व्यापारी हैं, उनके काफ़िले भी कभी कभी जहाज़ों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्यवान वस्तुएं लेकर के जाते थे बिजनेस करने के लिए। उसके अलावा जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, वो लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए भी कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को, जो एडवेंचर लाइफ जीते हैं, नई नई जगह ढूंढते हैं, तो वो लोग भी उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे जगह के लोगों के विचारों को जानने का मौका मिलता था। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको मानचित्र दिखाया था, उसमें पहाड़ी, पर्वत और समुद्र कैसे कैसे इसकी निर्माण कर रहे थे आपने देखा। हालांकि लोगों के लिए इन जो सीमाएं हैं, इनको पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर भी सके। कुछ लोग पर्वतों की ऊंचाई को भी छू सके, तो कुछ लोग गहरे समुद्रों को पार कर भी सके। उपमहाद्वीप से बाहर भी कुछ लोग यहाँ पर आए और कुछ लोग यहीं पर बस गए, और लोगों के ये जो आवागमन है, कुछ यहाँ से गए, कुछ बाहर से आए, उससे क्या हुआ, एक दूसरे की जगह की जो परंपराएं हैं, जब वो मिक्स होती हैं तो परंपराएं हर जगह की समृद्ध होती हैं। उसी तरीके से हमारी सांस्कृतिक परंपराएं भी समृद्ध हुई। उसके अलावा कई सौ वर्षों में लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीक़ों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। क्योंकि कुछ लोग मान लीजिए यूनान से आए या दूसरे देशों से आए, तो उनके तरीके हमने अपनाए। कुछ जैसे हमारे तरीके, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, मिस्र की सभ्यता में लोगों ने हमारे तरीक़ों को अपनाया। यानी कि जो चीज़ें अच्छी लगी वो लोग अपनाते गए। अभी बात करेंगे हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा।
तो खास करके लोग या फिर हम लोग अपने देश को इंडिया बोलते हैं या फिर भारत बोलते हैं। अब ये इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडिया शब्द इंडस से निकला। इंडस, जैसे कि इंडस का सिंधु नदी का नाम हिंदी में इंग्लिश में इंडस है, और इंडस का जो संस्कृत है उसी में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने अगर हम एटलस में देखेंगे तो ईरान और यूनान आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में है। तो लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो यात्री थे ईरानी और यूनानी, इन लोगों ने सिंधु जो है सिंधु नदी को बोला हिंदोस या फिर इंदोस, और इस नदी के पूर्व में जो भी लोग रहते थे या जो भी भूमि थी उस एरिया को उन्होंने बोला इंडिया। तो हम लोग सिंधु के आसपास रहने वाले लोग हैं आज भी। और अगर कुछ लोग बोलते हैं कि भारत नाम का भी प्रयोग किया जाता था, तो भारत नाम का प्रयोग आप एक चीज़ याद रखिए कि जो उत्तर पश्चिम का कुछ एक एरिया है, जैसे खास करके राजस्थान या दिल्ली या जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था भारत शब्द का यूज। और जो ये लोगों का समूह है जिनके लिए भारत नाम का प्रयोग जो लोग देश के लिए करते थे, तो इसका जो उल्लेख है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो उसके लिए जो कि ऋग्वेद है, आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी एक कृति है संस्कृत में जिसकी रचना की गई है ऋग्वेद, उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। और बाद में ये जो भारत या भारत शब्द का प्रयोग पूरे देश के लिए किया जाने लगा। तो ये तो बात हो गई देश के बारे में। अभी हम बात करेंगे, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कब, क्या और कैसे। तो अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है, अतीत के बारे में, तो कैसे जानते हैं हम लोग? कहीं ना कहीं, क्योंकि आज पहले के ज़माने में टीवी या फिर ऐसा रिकॉर्डिंग तो हुआ नहीं करती थी, तो उसमें एक शब्द आता है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। यानी कि यहाँ पर एक जो ये पांडुलिपि दिखाई है, पांडुलिपि मीन्स ये होता है जैसे कि आज के समय में अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी लिखना चाहते हैं जो कि आगे जा कर के आने वाली पीढ़ी के काम आ सके, तो आप उसे कोई अच्छी सी चीज़ पर लिखेंगे जो कि मिटे ना या नष्ट ना हो। लेकिन उस समय ऐसी कोई लोहा या स्टील ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उस समय लोग कैसे यूज़ करते थे उसके बारे में बताया है कि ये जो पांडुलिपि है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये लगभग 1000 वर्ष पहले की लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए उस समय ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। जैसे ये देखिए यहाँ बांधने की जगह है। भुर्ज, एक पेड़ हुआ करता था भुर्ज, तो भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अतीत की जो जानकारी है यानी कि पास्ट की, वो हमें कई तरीके से प्राप्त होती है। इनमें से एक तरीका है कि पुराने समय में लिखी गई पुस्तकें अगर हमें मिल जाएं तो उनमें क्या लिखा हुआ है हम पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने की वजह से इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। तो अभी पांडुलिपि आप जान गए क्या है। अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है उसके लिए यूज होता है जो शब्द वो है मेन्यू स्क्रिप्ट, और जो कि लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, और मेन्यू का अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों या फिर हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ उगता था भुर्ज, उसकी जो छाल है पेड़ की, उस पर एक विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार करके उन पर लिखी जाती थी। और ख़ास करके ये हमें कहाँ पर मिलती थी, जैसे कि कुछ हमारे जो विशेष जगह थे जैसे कि मंदिर, मठ, वहाँ पर ये सेफ मिलती थी। लेकिन उसके अलावा भी चूँकि ये पत्तों पर बनती थी, छाल पर बनती थी, तो बहुत पुराने सालों में अगर ये लिखी गई थी तो बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ हैं उनको कीड़ों ने खा लिया, या फिर कुछ को जो आने वाले जो शासक आए थे, जो तानाशाह वगैरह, जो मुग़ल शासक या जो भी शासक जिन्होंने दिल्ली या इंडिया को लूटा था, उन लोगों ने इन पुराने इतिहास को नष्ट भी कर दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं, क्योंकि ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों से प्राप्त होती हैं। विहार क्या होता है? जो बौद्ध के जो विहार हुआ करते थे, जब बौद्ध मठ हुआ करते थे उन्हें विहार बोलते थे, जहाँ पर लोग रुकते थे आकर के, बौद्ध भिक्षु वगैरह। तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, इन पुस्तकों में क्या मिलता है हमें पांडुलिपियों में, कि उस समय की धार्मिक मान्यताएं क्या थीं, लोग कैसे व्यवहार करते थे, राजाओं का जीवन क्या हुआ करता था, उस समय कौन सी औषधियाँ और विज्ञान उस समय चलन में हुआ करता था, इन सभी विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा उस समय हमारे यहाँ पर महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी कुछ हैं जो लिखे गए थे, खास करके जो संस्कृत में लिखे गए हैं, और कुछ प्राकृत और तमिल में लिखे गए हैं। जो प्राकृत भाषा है वो स्पेशली आम लोग अपने बोलचाल में यूज करते थे। ठीक है, उसके अलावा अभिलेखों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। अभी बात आई अभिलेख क्या होते हैं, पांडुलिपियों को तो हम जान गए। तो लगभग जो 2500 वर्ष पहले, यहाँ पर जैसे कि अभिलेख ये दिखाया गया है, अभिलेख में अंतर क्या होता है कि लगभग 2250 वर्ष पहले ये जो अभिलेख है, जो कि वर्तमान में अफ़गानिस्तान के कंधार से मिला था, और ये अभिलेख जो किसके नाम से, एक अशोक नाम के शासक के आदेश पर
उत्कीर्ण करवाया गया था। उत्कीर्ण मतलब होता है कठोर जगह पर इसको उकेरा गया है, जैसे पत्थर पर हम लिखवाते हैं, लोहे पर लिखवाते हैं, इस तरह से। तो अशोक के बारे में आप जानते भी होंगे, मगध के शासक थे, आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम कुछ भी लिखते हैं तब हम, अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है, एक तो चीज़ है लिपि और एक होती है भाषा। तो इनमें अंतर क्या होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हिंदी लिपि, इंग्लिश लिपि, बांग्ला लिपि, जो लिखने में यूज होती है उसे बोलते हैं लिपि। लिपियाँ क्या हैं, अक्षरों या फिर संकेतों से बनी होती है। और जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसे बोलते हैं भाषा, ठीक है। तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है, क्योंकि जो कंधार एरिया है वहाँ पर यूनानी और अरामेइक उस समय यूज होती थी, तो उसी में उन्होंने छपवाया है, लोगों को मैसेज दिया है। अभी इस अभिलेख के बारे में देखते हैं। इस अभिलेख का अगर हम अध्ययन करेंगे तो ऐसे जो लेख हैं वो पत्थर या फिर धातु जैसी हमेशा जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी जो शासक है या फिर जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग में जमींदार या व्यापारी बड़े बड़े वो लोग भी आ जाते हैं, जो कि अपने आदेशों को इस तरीके से लिखवाते थे या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और एक लंबे समय तक ये मौजूद रह सकें, इसीलिए कठोर जगह पर करवाते थे और इन चीज़ों का पालन कर सकें आम लोग। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कामों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। जैसे उदाहरण के लिए उस समय जो शासक थे वो लड़ाइयों में जो भी जीत या विजय लेते थे उनके बारे में भी लेखा जोखा रखते थे। तो इस वजह से हमें क्या है, राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में पता लग जाता है। इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं पास्ट में बनी, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, और ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि पुरातत्वविद कौन होते हैं, तो अतीत में कुछ चीज़ें जो भी बनी हैं, जो भी मिली हैं, तो उनका जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद जो होते हैं वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों यानी कि खुदाई वगैरह में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं सोर्सों से उनके कंपेयर कर करके। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक जो ये मिट्टी का बर्तन जो मिला है, पात्र, तो इस तरीके के जो पात्र हैं इनका यूज 4700 वर्ष पूर्व होता था। 4700 वर्ष से आपको कुछ याद आया? जो बताया गया था कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो एक सभ्यता पैदा हुई थी, सिंधु सभ्यता, वो 4700 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो एक ये दो जो चीज़ें हैं, एक तो है ये पुराना चांदी का सिक्का और एक है जो भी ये जो सिक्के हैं, यानी कि दोनों ही सिक्के एक तरीके से आप समझ सकते हैं, और ये यूज होते थे 2500 वर्ष पूर्व। तो 2500 वर्ष पूर्व कौन सी सभ्यता पैदा हुई थी? जो गंगा नदी के आसपास, गंगा और सहायक नदियों के आसपास जो सभ्यता आई थी। तो इस तरीके से आप इनको इनसे कंपेयर कर सकते हैं, उनसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पुरातत्वविद क्या करते हैं? खुदाई उदाई के अलावा भी जो सिक्के हैं उनकी प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। उसके अलावा कुछ वस्तुएं हैं जैसे पत्थर, पक्की मिट्टी या कुछ धातु की बनी हुई हो सकती हैं, तो ऐसे जो तत्व हैं वो कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, इसलिए मिल जाते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इन सब चीज़ों से उन्हें क्या मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, और वनस्पतियों के जो अवशेष हैं वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। खास करके जैसे अन्न के दाने या फिर लकड़ी के जो टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में मिल जाते हैं। उन राख से वो लोग अंदाज़ा लगा देते हैं कि कैसे कैसे उस समय लोग यूज किया करते थे या नहीं यूज किया करते थे। तो आपको तीन चीज़ें मालूम चली, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। तो इन सभी से जो ज्ञात जानकारी है उन सभी को ही कंपेयर करके या कंपाइल करके इतिहासकार एक शब्द का यूज करते, जैसे बोलते हैं स्रोत, कि हमें ये स्रोत मिला, और उस स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार किन्हें बोलते हैं? जो कि हमारे जो अतीत है उसका अध्ययन करते हैं, और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि जो इतिहासकार हैं वो उन स्रोत का प्रयोग, जैसे जासूस लोग सुराग का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से इन क्लू के थ्रू या इन सब चीज़ों के थ्रू वो बताने की कोशिश करते हैं कि पुराने समय का जीवन या लोग कैसे जी रहे होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ जो आती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि पहले के समय में जो पैसे वाले लोग थे, जैसे राजा महाराजा या व्यापारी, उन लोगों ने तो अपने बारे में लिख दिया और उससे अभिलेख वगैरह हमें मिल गए और हम लोगों ने उनका अध्ययन कर दिया। लेकिन उस समय के जो गरीब लोग या नॉर्मल लोग हुआ करते थे
उनका जीवन आज के समय से भी काफ़ी भिन्न था, जैसे कि पशुपालक हुए, कृषक हुए, और उनके पास इतना पैसा या उनके पास इतना टाइम या ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि वो भी अपने अभिलेख बनवा दें। तो उनके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता है, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में, कुछ इतिहासों में उनके बारे में जानकारी मिली है, जिनके द्वारा आज के इतिहासकार कोशिश करते हैं कि वो लोग कैसे जीवन जिया करते होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आज भी जो अंडमान जो द्वीप समूह है, वहाँ पर अभी भी कुछ प्रजातियाँ रहती हैं जो कि अपना जो भरण पोषण है, जैसे मछली पकड़ के, शिकार करके, फल फूल खा करके, इनका संग्रह करके ही जीते हैं। आजकल के जो सिटी में लोग रहते हैं उनसे काफ़ी अलग जीवन जीते हैं। अभी यहाँ पर बात आती है तिथियों की। जैसे कि हम बात करते हैं 2000 वर्ष ईसा पूर्व, 2000 ईस्वी, तो ये कैसे बातें आती हैं? तिथियों का मतलब है, तो अगर तुमसे तिथि के विषय में कोई पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या फिर इसी तरीके का कोई और वर्ष आप बता सकते हो। तो इनकी गणना कैसे होती है? तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह, जो ईसाइयों के धर्म प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से की जाती है। कैसे? जैसे कि 2000 वर्ष अगर किसी ने बोला तो उसका कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। और ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व की जो तिथियां उनको बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा से पहले, तो इस रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसे इंग्लिश में बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द होता है BC, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। बिफोर मीन्स पूर्व, क्राइस्ट मीन्स ईसा, तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता है जैसे कि 326 ईस्वी पूर्व या फिर BC, तो उसका मतलब है 326 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि। और कभी कभी तिथियों से पहले लिखा रहता है AD या फिर ईस्वी, तो उसका मतलब होता है एनो डोमिनो। एनो डोमिनो क्या है कि दो लैटिन शब्द हैं, इनसे मिलकर के बना है। इसका तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 326 ED, तो ये क्या हो गया? 326 ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी AD की जगह पर यूज करते हैं CE और BC की जगह पर यूज करते हैं BCE। CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पर उन्होंने ईसा पूर्व से यानी कि बिफोर क्राइस्ट हटा करके बिफोर कॉमन एरा कर दिया, तो आप BCE और CE भी यूज कर सकते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो सभी जगह पर मैचिंग रहे तो हम भी यूज करते हैं। भारत में भी तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष से आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी का BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले। तो अभी आप ये जान गए होंगे। अभी यहाँ पर आपको ये 2 चित्र दिखाए जा रहे हैं। ये 2 चित्र क्या हैं? ये 2 चित्र कुछ नहीं है, एक समय की ये लिपि है, यानी कि उस समय की लिखे। जैसे कि आज के समय में हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश को PTOLM, ऐसे उस समय पर इस तरीके से लिखा जाता था। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो इतिहासकार हैं वो कैसे किसी पुरानी लिपि को पढ़ते हैं, क्योंकि इस लिपि को उन्होंने सीखा तो है नहीं, उन्होंने तो ABCD सीखी है। तो कैसे वो लोग मैच करते हैं? जैसे कि यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं, तो उन्होंने अंदाज़ा लगा करके या कंपेयर करके कि इन्होंने ये किया है, क्योंकि ये जो लिपि है ये मिली थी अफ्रीका देश में, अफ्रीका में एक जो मिस्र देश है अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ से। तो ये लगभग 5000 वर्ष पूर्व की लिपि है। तो उसी के बारे में ये जो बताया उन्होंने ये कहानी के थ्रू कि कैसे वो लोग पता लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये जो शेर छपा हुआ है, यहाँ पर शेर छपा हुआ है, तो उन्होंने इसको L जो शब्द है इससे डोनेट किया है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो चिड़िया छपी है, ये चिड़िया छपी, इसको A शब्द से लिया है। तो ऐसे करके पूरी की पूरी लिपि को इन्होंने मार्क कर दिया है। जब इन्होंने ऐसे अंदाज़ा लगाया है तो इसको पढ़ने में उन्हें बहुत ही आसानी हुई है। तो इस कहानी के बारे में आपको बताता हूँ कि मिस्र का जो उत्तरी तट है वहाँ पर एक जगह है रोसेटा। तो रोसेटा में मिला है, तो यहाँ से ऐसा ये उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं यानी कि 3 अलग अलग लिपियों में, यूनानी, मिस्र की लिपि के 2 प्रकार हैं, उन 3 लिपियों में ये लेख मिला था। तो कुछ विद्वान जो कि यूनानी भाषा पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल में रखते हुए जो मिस्र के जो अक्षर हैं उनकी जो समान ध्वनि को पहचान की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि L अक्षर के लिए शेर, A अक्षर के लिए चिड़िया, तो इस तरीके से उन्होंने जब मैचिंग की है
तो उन्होंने अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया आपका चैप्टर। अभी आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया गया, जैसे यहाँ पर है मैचिंग करनी है आपको। नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी के बारे में आपको इनमें से कुछ चीज़ें बतानी है। क्या है नर्मदा घाटी के बारे में? मगध, मगध क्या था? एक पहला बड़ा राज्य हुआ करता था या प्रथम नगर। गारो पहाड़ियाँ हैं, तो गारो पहाड़ियों में उस समय क्या हुआ करता था? पहले सबसे पहले आरंभिक कृषि हुई थी। ऐसे सिंधु और इसकी सहायक नदी, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको बताना। गंगा घाटी जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से आपको इन्हें मैच करना। आप एक बार फिर से इस पूरे चैप्टर को देखिए और आप इसको मैच कीजिए। ठीक है, मैंने आपको जस्ट एक हिंट दी है, आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पांडुलिपि और अभिलेखों में क्या अंतर? मैं आपको बताया था पांडुलिपि क्या थी, जो कि पेड़ के पत्तों पर या पेड़ के जो भुर्ज नाम का जो पेड़ था उसकी छालों पर अलग अलग उनको सेट कर करके बांधा गया था, लिखा गया था। और अभिलेख क्या थे, जो कि किसी कठोर धातु पर या पत्थर पर जब बातों को उकेरा गया था, तो वो थे अभिलेख। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकती हैं। जैसे कि पुरातत्वविद जो थे, उन्होंने जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी, उन वस्तुओं की आप एक सूची बना सकते हैं। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या है, फिर से चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, तो आप जान जाएंगे। तो दोस्तों ये था पहला चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर से आप समझ गए होंगे कि पांडुलिपि क्या है, अभिलेख क्या है, पुरातत्वविद क्या हैं, पुरातत्व क्या होता है, स्रोत किसे बोलते हैं, इतिहासकार क्या काम करते हैं, यात्राएं क्यों की गई हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपने जाना होगा। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर भी पढ़ेंगे, सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। एनसीईआरटी की हिस्ट्री को क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। तो इससे क्या है कि आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी। उसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।